अपने हमारे स्टूडेंट्स के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है आपके इस एक्सपीरियंस से काफी उनको फ्रूटफुल रहेगा। तो आज का हमारा जो हमारी क्लास है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो माटा साहब बहुत he has a very vast experience. He is a founding member of AVA and associate is a chartered accountant firm in New Delhi. He has 44 decades of professional exposure in audit and assurance, accounting, taxation, business and legal consultation, and foreign exchange issues. He has provided his expertise to many industries, business segments, and segments. He's also a registered insolvency professional. He's dedicated professional. He's not only he's a professional in in accounting and other field. He's committed, proactively committed in socio-economic and ethical issues. My dear friends, he has been working in corporate social responsibility and governance, besides other social and economic issues. In social sector, his contribution, he has been associated with Ekal movement, and Ekal movement is a big movement in India. It's regarding the providing education to downtrodden and the far-flung areas of the country, and he has been associated with and been doing the non-formal one teacher schools in rural and tribal areas of 1 lakh plus schools as part of integrated village development program. So, sir, you are welcome, and the floor is yours, sir. Thank you very much, Mauriji. It's pleasure to be here with all of you. सबसे पहले सक्षम रोजगार सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिफोर दैट कौन देख रहा है मावरी जी, इसको मैनेज कौन कर रहा है अपना ये आज का प्रेजेंटेशन? बिकॉज आई वांट टू शो माय प्रेजेंटेशन आल्सो। अभिषेक कर रहे हैं सर। अभिषेक सर एक्चुअली अभी के लिए सर मैं बाहर हूं, अगर होम देख सकता तो कोई बात नहीं। अभी इसको मैं अभी कैन यू कंफर्म वेदर समबडी कैन सी माय स्क्रीन और नॉट? सर गन्ना लड़का है। श्योर सर। हाँ हेलो। और सबको जरा म्यूट कर दो बेटा। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं, आप पहले तो म्यूट करो सबको। देखो एक करण करके आप दिख रहा है सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, अभी दिख रहा है? जी सर। और आप सबको म्यूट कर सकते हैं क्या? जी सर। आप सबको म्यूट कर दो। जिसने क्वेश्चन पूछना वो बाद में पूछ सकता है, और वो चैट में डालेगा या हाथ अपना हैंड रेज कर देगा। देन I'll answer the question. So सारे इससे पहले I would like to tell me somebody can कोई मेरे को बता पाएगा कि किस तरह के बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं आज? माता जी, इसमें जो बच्चे जुड़े हैं ये बेसिकली दोनों सेगमेंट के हैं। कुछ आर्ट्स की बैकग्राउंड के भी हैं और कॉमर्स के बैकग्राउंड के भी हैं, एंड मेजरली 12th स्टैंडर्ड पास वाले स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो कम से कम 12वीं क्लास के तक जो बच्चे जुड़े, बहुत बढ़िया। चलिए, तो धन्यवाद ज्योतिका जी। आपका सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को इस सक्षम रोजगार सोसाइटी में इनवाइट किया और जोड़ा। बेटे होस्ट इसको म्यूट कर सकता है क्या सबको? हो गया सर? वेरी गुड। सो थैंक यू वंस अगेन। सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। जी सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप सब लोग बाकी म्यूट कर दीजिए सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस। सो नाउ टू बिगिन विद सक्षम रोजगार सोसाइटी। ज्योतिका जी और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने मेरे को इस काम में जोड़ने का एक इनविटेशन दिया। तो बच्चों, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि किस किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और उस
कि क्या क्या उसकी फॉर्म्स होती हैं, उनके कुछ कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको शायद सब पता होगा, पर फिर भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें ताकि जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं तो कम से कम आपको ऐसा ना लगे कि आपको कुछ मालूम नहीं है। कोई आदमी बात करे, कोई एम्प्लॉयर बात करे, तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि वो किस कंटेक्स्ट में किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। और कुछ कुछ अकाउंटिंग के इश्यूज विच आर स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक होंगे उन पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से, वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। और कुछ नॉन प्रॉफिट्स जैसे हमारी सक्षम रोजगार सोसाइटी है, इसमें और बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस है वो आप सबको बताऊंगा। पर ये सब पढ़ने से पहले या समझने से पहले या दोबारा से सीखने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको ये मानता हूं कि आप सब लोग बड़े खुशकिस्मत हैं और सब बहुत हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्किंग हैं, क्योंकि रात को 9 बजे जब आपके मित्र और दोस्त सब कोई टीवी देख रहा होगा, कुछ कोई खाना खा रहा होगा, कुछ गाना सुन रहा होगा, आप इस क्लास में जुड़े हैं क्योंकि आप शायद कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मावरी जी जैसे या ज्योतिका जी जैसे जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उनका भी धन्यवादी होना चाहिए। और क्योंकि आप यहाँ पर आए, इनके साथ जुड़े, तो मैं समझता हूँ आप बहुत आगे तक जाएंगे। एक सिर्फ आपको सब्जेक्ट के ऊपर आने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी कुछ करें उसको दिल से करें और ये मान के करें कि आप जो भी करेंगे आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये मेरा इतने 40, 45, 50 साल का तजुर्बा रहा अपने पर्सनल एजुकेशन में या जब मैं अपना काम कर रहा था उस सब में। तो इस करके अपना दिल छोटा नहीं करना। सबसे पहले ये बात, जो भी आप काम करें उसको ये मान के करें, सोच के करें कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो उस काम से क्या मेरे को अपना लाभ होगा, मेरे परिवार को लाभ होगा, मेरे समाज को लाभ होगा और मेरे देश को लाभ होगा। पर ये सब देखने के लिए मेरे को लाभ होगा तो किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको समझ के इस काम को करना चाहिए जो भी हम अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप इस मोटिव के साथ में जुड़ेंगे कि आप सपने देखिए पर उनको पूरा करने की कोशिश भी करिए और ये सपने आपके अवश्य पूरा होंगे, ऐसा मेरा मानना है और ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं। किस किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। पहले समझते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस क्या करते हैं, जो एक अरेंजमेंट करते हैं जो भी उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, विच इज जो पैसे को लेके, अपने आसपास के कारीगरों को लेके या अपने आसपास के जो भी रिसोर्सेज है, मैन पावर को लेके, मशीन्स को लेके, इन सब को जोड़ते हैं, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उससे कुछ प्रॉफिट वो कमा सके। सिमिलरली जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या ज्योतिका बहन जैसे लॉयर्स हैं, ये अपनी स्किल्स भी उसमें लगाते हैं। पैसा भी लगता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर लगता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ अपनी स्किल्स भी ये जो लगाते हैं ताकि जो भी काम करें उससे कुछ प्रॉफिट हो और कुछ समाज का भी बेनिफिट हो। सो जितना भी लोग काम करते हैं वो अपने लिए तो करते हैं, पैसा कमाते हैं, पर ये भी होता है उससे समाज के अंदर भी उन्नति होती है, समाज को भी उनके काम का, उनके योगदान का, उनका उसका फायदा मिलता है। जैसे कि किसान अगर काम नहीं करेगा या सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचेगा तो शायद मेरे को और आपको बड़ा मुश्किल होगा। पैसा कमा रहा है सब्जी करने वाला या जो मिस्त्री मकान बना रहा है, वो पैसा कमा रहा है, पर अगर वो काम नहीं करेगा तो समाज को उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, इकोनॉमी को एडवांटेज नहीं मिलेगा, देश उससे प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए काम करना जरूरी है और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए जो भी बिजनेसेस हैं वो प्रॉफिट तो कमाते हैं, साथ में समाज की उन्नति में भी योगदान देते हैं, ऐसा मान के हमको चलना चाहिए। पर ये सोचिए कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, जैसे एनजीओ है, सक्षम रोजगार सोसाइटी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है पर ये प्रॉफिट कमाने के मोटिव से नहीं बनी। तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हमको उसमें समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि पूरा जो प्रोसेस है, जितना प्रोसेस है एक बिजनेस को चलाने का, जिस तरह से अरेंज किया जाता है,
उस सबको हम बिजनेस को एक बिजनेस अंडरटेकिंग कहते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा सोचने का विषय नहीं है, बस सिर्फ आप इसको थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि समझ लीजिएगा कि ये जितना भी अरेंजमेंट वो कर रहा है और एंटरप्रेन्योर कर रहा है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वो उसको एक अंडरटेकिंग कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या इसकी खास बातें हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो थोड़ा सा उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक तो ओनरशिप इनकी डिस्टिंक्ट होती है। जैसे कि एक जो दुकान आदमी चला रहा है या कोई एक फैक्ट्री चला रहा है, वो उसका जो पर्सनल जो अफेयर्स हैं, उसका जो पर्सनल फाइनेंशियल सिस्टम है, या जो पर्सनल उनके घर बार के जो सब अरेंजमेंट है उसमें, और जो बिजनेस के अरेंजमेंट्स हैं, उन दोनों में एक डिस्टिंक्ट होता है, अलग से होता है। दोनों चीज अलग अलग है। मेरे पर्सनल रिसोर्सेज, मेरे पर्सनल फाइनेंसेस वो मेरे पर्सनल है, पर जो मैं काम करता हूँ, मैं जैसे मेरा अपने सीए फर्म है, तो उसमें जो मैं जो उस तरह से जो मेरे उसके अंदर फाइनेंशियल अफेयर्स हैं वो अलग है। तो इसलिए ओनरशिप मेरी दोनों की थोड़ी सी अलग हो जाएगी। थोड़ा और इसको आगे समझेंगे। जितने भी बिजनेसेस हैं, अगर वो लॉफुल नहीं है तो उनको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मानते। इस करके स्मगलिंग वाले जो लोग सेटअप बनाते हैं, या जो उस गलत तरह के काम करने वाले गैंगस्टर हैं, दे आर नॉट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसको समझ लेना चाहिए कि बिजनेसेस आर ओनली दोज जो लॉफुल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। मैनेजमेंट में और ओनरशिप में भी कुछ कुछ फर्क होता है, वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरह से फर्क होता है। जैसे जैसे हम फॉर्म्स की बात करेंगे उसमें क्या डिस्टिंक्शन है मैनेजमेंट की और ओनरशिप की, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मैंने जैसे कहा, ये गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं, कुछ बेचेंगे। फॉर एग्जांपल जो सामान बेचने वाला है, किसी ने बिजली का सामान बेचा, या कोई फैक्ट्री ने मशीन बनाई, या कोई फैक्ट्री ने प्लास्टिक की चीजें बनाई, वो सब जो है वो गुड्स में डील, सामान में डील करते हैं। ऐसे बिजनेसेस जैसे एक आर्किटेक्ट है, या जो एक लॉ फर्म है, या एक मेरी फर्म जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, हम लोग सर्विसेज में डील करते हैं। वो भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, हम भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। सबसे बड़ी खासियत बिजनेसेस की क्या है कि वो कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि एक काम किया, जैसे मैंने बाजार से एक पर्टिकुलर सामान लिया और उसको जाके बेच दिया, उसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते। वो वन टाइम अफेयर किसी ने किया, बट दैट इज नॉट ए बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये है कि उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए ऑपरेशंस की। माल खरीदा, बेचा, रॉ मटेरियल खरीदा, पर उसका प्रोसेसिंग किया, उसको बनाया, और उसके बाद उसको बेचा, पैसा रिकवरी किया, वो सारे का सारा जो होगा इतना कॉन्टिन्यूशन में, डे टू डे बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसको हम बिजनेस बोलेंगे। एक आध बारी कुछ काम कर दिया, जैसे कि किसी ने एक मकान बना दिया और उसको बेच दिया। बिल्डिंग बना के बेचना, मकान बना के बेचना, एक बार ही बेचना, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलते। पर अगर वो व्यक्ति या अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बार बार उस तरह का काम करती है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बार बार करने वाला जो काम कॉन्टिन्यूटी में है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेसेस के अंदर रिस्क भी होता है, कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो ये भी मान के चलना पड़ेगा कि प्रॉफिट कमाने के साथ साथ में रिस्क भी होगा। तो इस करके रिस्क को हम प्रॉफिट से अलग नहीं कर सकते, उनको दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। कभी बिजनेस में नुकसान होते हैं, कभी किसी ट्रांजैक्शन में नुकसान होते हैं, कभी किसी साल में नुकसान होते हैं, तो कभी प्रॉफिट भी होते हैं। नॉर्मली प्रॉफिट होने चाहिए। अगर वो प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेस में तो वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी पूंजी जो लगाएगा अपने बिजनेस में, अगर उस पूंजी की के साथ वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो पूंजी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। तो इस करके बिजनेसेस को कॉन्टिन्यूशन में रखने के लिए एक रिस्क को थोड़ा कम करना पड़ेगा और प्रॉफिट को कमाना पड़ेगा, तभी वो बिजनेसेस सस्टेन करेंगे, चल पाएंगे। और बिजनेस को सस्टेन करने के लिए ग्रोथ भी जरूरी है। हम जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, एक स्टैटिक सिचुएशन में आ जाएगा, तो वो अल्टीमेटली डाई डाउन हो जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि स्टैटिक बिजनेसेस आप अपने आसपास भी देखिएगा, जो बिजनेसेस जो टाइम के साथ बदलते नहीं है,
मीनिंग कहने का मतलब है कि जो एक ही तरह का काम करते जाते हैं वो ज्यादा फ्लरिश नहीं करते, और हो सकता है कुछ समय कुछ सालों के बाद में वो डाई डाउन हो जाए, वो ज्यादा ना चले। इसलिए थोड़ी सी ग्रोथ बिजनेसेस में उसको सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए जरूरी होती है, पर उसके साथ साथ ये मान के चलना पड़ेगा कि बिजनेसेस में रिस्क भी होते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कुछ तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या उनको गवर्नमेंट कंपनीज हम बोलते हैं, या पब्लिक अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, पीएसयूज भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडियन ऑयल है, या गेल देखा होगा, गैस अथॉरिटी है। ये कंपनियां जो हैं वो गवर्नमेंट कंपनियां, इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। जैसे एक दुकानदार है या एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, वो सोल प्रोप्राइटर है। वो सोल प्रोप्राइटर फैक्ट्री भी लगा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये हुआ कि एक ही आदमी है, वही उसका ओनर है। पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस हो सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, और कुछ एनजीओज होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर एक एक करके इन सबको हम आगे समझेंगे। पब्लिक कॉर्पोरेशंस मैंने आपको बता दिया, और गवर्नमेंट कंपनीज बता दी। पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे आप समझ लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थी, वो पब्लिक कॉर्पोरेशंस की कैटेगरी में आती है। कुछ बैंक हैं, उसको भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं, वो भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस में हम बोलते हैं कि वो आती हैं। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो भी कंपनीज होती हैं, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज में कवर हो जाता है। कॉर्पोरेशंस जो हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनती हैं, तो इसलिए हम उस तरफ नहीं ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि वो अगर किसी बेटा देखो कोई फिर बीच में अनम्यूट करके बैठ गया, आप इसको म्यूट करिए सबको। चलिए चलते हैं सोल प्रोप्राइटर्स के ऊपर। सोल प्रोप्राइटर्स में क्या होता है कि जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है बिजनेस का, वो एक ही इंसान के पास होता है, वही मालिक है, वही उसको चलाता है, इसलिए उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। और ये आप देखेंगे पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, सब जगह आपको हर जगह मिल जाएगा। छोटी दुकानें, छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे और जो धंधे हैं, वर्कशॉप्स हैं, मोटर की वर्कशॉप्स हैं, या वेल्डिंग के आपने देखी होंगी दुकानें, ये सब नॉर्मली सोल प्रोवाइडर चलाते हैं। और ये जो इसका जो सेटअप है उसके लिए कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं होता। जैसे आप देखेंगे आगे, अब जो मैं नेक्स्ट बात करूंगा, पार्टनरशिप में या कंपनीज में, उनको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आजकल बैंक्स मांगते जरूर हैं सोल प्रोप्राइटर, अगर कोई आदमी अपने काम करना चाहता है तो वो कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो एक अलग बात है, बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में उसको कहते हैं। बट समझने के लिए ये मान के चलते हैं कि इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे मेरा नाम अवनीश है और मैं कल को कुछ काम करना चाहता हूँ, दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मेरे को उसको सिर्फ खोलने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, दुकान के लिए जगह चाहिए, उसमें भरने के लिए माल चाहिए, वो सब मैं डाल लूंगा, उसको बेचूंगा। उसके लिए मेरे को उसको क्रिएट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो सब मेरी होती है, और कोई शेयर नहीं करता। जैसे पार्टनर्स में तो पार्टनर भी शेयर करते हैं, इसमें प्रॉफिट जो होगा वो सब मेरा होगा, सिमिलरली नुकसान भी होगा वो सब मेरा होगा। इसके अंदर जो लाइबिलिटी है एक सोल प्रोवाइडर की, वो अनलिमिटेड होती है। सपोज करो मेरे को लॉसेस हो गए और मैंने किसी से माल लिया हुआ है, तो वो मेरे को पूरा करके देना पड़ेगा। अगर मैं पूरा नहीं करके दे पाऊंगा तो मेरे को दिवालिया घोषित कर देंगे, इंसॉल्वेंट बनवा देंगे या बैंकरप्ट बनवा देंगे। तो इसलिए प्रॉफिट भी मेरा तो नुकसान भी मेरा। मैनेजमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो इसमें मैनेजमेंट भी मैं खुद करूंगा, एक अकेला आदमी करेगा। और नॉर्मली दुकान पे 1-2 लड़के रहेंगे, 4 लड़के रहेंगे, पर जिसको मैनेजमेंट कहते हैं प्रोफेशनल सेंस में, उस तरह का मैनेजमेंट नहीं होता। हो सकता है कुछ दुकान में सोल प्रोप्राइटर हो, उसने कुछ मैनेजर भी रखा हो, पर जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस होते हैं, वो खुद लेगा। जैसे किसको रखना है, किसको निकालना है,
किसको कितनी पगार देनी है, वो सारे के सारे डिसीजन सोल प्रोप्राइटर अपने हाथ में रखता है। इस करके उसका मैनेजमेंट स्टाइल जो है, ओनरशिप और मैनेजमेंट, वो एक ही आदमी के पास रहती है। इसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटर। इसमें नाम भी हो सकते हैं, जैसे रामलाल एंड सन्स हो गया, रामलाल एंड कंपनी हो गया, वगैरह वगैरह। और कुछ भी नहीं होगा, रामलाल श्यामलाल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। नाम कुछ भी हो सकते हैं, पर अगर उसकी ओनरशिप एक आदमी की है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप ही बोलेंगे। चलिए अब चलते हैं पार्टनरशिप पे। जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। उसमें नॉर्मली एक तरह के विचारधारा के लोग या एक तरह के बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और वो उस बिजनेस को चलाएंगे। और इस एंटिटी का जो भी ओनर है, इस एंटिटी का जो भी ओनर है, जितने भी होंगे इंडिविजुअली, उनको सबको हम पार्टनर कहते हैं। और कलेक्टिवली इनको सबको अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हमको उसको बोलेंगे ये पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनरशिप एक्ट एक 1932 का, उसके द्वारा ये गवर्न होती है। रजिस्टर्ड भी होती है, अनरजिस्टर्ड भी होती है, उस तरफ हम नहीं जाते हैं। पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी जो है वो अनलिमिटेड है। सपोज करो पार्टनरशिप फर्म में नुकसान होते गए, तो नुकसान होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बाहर का पैसा हमको देना था, पार्टनर्स को देना था। तो अगर फर्म नहीं दे पाएगी उस पैसे को, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो उसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है, उससे उसको भरपाई करके उसको देना पड़ेगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म के डेट्स को देखते हुए, उसकी जो उधारों को देखते हुए, वो अनलिमिटेड है। फर्म अगर नहीं दे पाएगी तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल रिसोर्सेज से उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बनता कैसे है? जैसे मैंने पहले कहा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई डॉक्यूमेंट हमको नहीं चाहिए, पर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। स्टैम्प पेपर पे होता है, उसकी कुछ फॉर्मेलिटी है, उसके अंदर साइन करेंगे जितने भी पार्टनर हैं, उसके अंदर वो लिखेंगे कि हम पार्टनर बनना चाहते हैं, हम इस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, 50% करेंगे, 25% करेंगे, वगैरह वगैरह, कितने परसेंटेज में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जब प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो इसका मतलब लॉस भी वो उसी रेशियो में शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करूं और लॉस में शेयर नहीं करूं, तो वो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो उसको अलाउ नहीं करता। इसके अंदर मैनेजमेंट नॉर्मली पार्टनर्स अपने आप करते हैं, पर अगर कुछ बड़ा बिजनेस हो जाता है पार्टनरशिप का, तो वो कुछ मैनेजर रखेंगे, पर फिर भी उसके जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें किस आदमी को रखना है मैनेज करने के लिए, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कहाँ पे दुकान लगाएंगे, कहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, वो सारे के सारे डिसीजन जैसे सोल प्रोवाइडर करता है, ऐसे ही इस केस में पार्टनर्स मिल बैठ के बात करके वो डिसीजन, सारे मैनेजमेंट के डिसीजन वो खुद लेते हैं। आगे चलते हैं। एक और हमारे हिंदुस्तान में कंसेप्ट आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस। इसमें क्या है कि ये जैसे पुराने टाइम में फैमिलीज थी, उनके बिजनेसेस इकट्ठे हुआ करते थे और वो फैमिली के बिजनेसेस जॉइंटली रन किया करते थे। और उसके अंदर जो मैनेजमेंट होती थी या जो डिसीजन मेकिंग होती थी, वो जो फैमिली का हेड होता था, मेल हेड होता था, वो करता था, उसको बोलते थे कर्ता। अभी भी होती है बट नॉर्मली ज्यादा देखी नहीं जाती। तो इसमें भी ये सब बिजनेसेस इस तरह के करते हैं, पर इसके अंदर जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो हिंदुस्तान का जो इनहेरिटेंस लॉ है, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो एप्लीकेबल होगा। इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये जिसको हम बोलते हैं कि लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ऐसे जो कुछ बिजनेसेस हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। हिंदू सक्सेशन एक्ट में कर्ता और इस तरह के सब कंसेप्ट को बताया गया है उसके हिसाब से। इसलिए इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड चाहिए, इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इसमें कैसे होता है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर्ता की मर्जी पे होता है, वो राइट उसको दिए हुए हैं लॉ में, उसके हिसाब से वो करेगा।
वो देखेगा कि सबको ठीक तरह से जो भी उसका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उस तरह से वो करे, पर डिसीजन कर्ता का रहता है। अब आते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पे। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, जैसे कल आप किसी जगह पे गए किसी एम्प्लॉयर के पास इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अगर आपसे पूछता है कि आप कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर क्या फर्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कंपनी अलग होती है, पार्टनर अलग होते हैं, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अरे ये क्या पूछ बैठे, हमको तो मालूम नहीं है। तो इस आपको काफी कुछ जो बच्चे स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, 12वीं पास करके आए हुए हैं, वो सब ये सब कंसेप्ट जानते हैं। पर ये जो आज का लेक्चर है वो ऐसे बच्चों के लिए भी है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए के नहीं है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं, इसमें कुछ लोग इकट्ठे होके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वॉलंटरली स्टार्ट करते हैं। कोई लॉ उसको नहीं बोलता, कोई रूल उसको नहीं बोलता, वो अपने दिल से इकट्ठा होके चाहते हैं कि हम एक कंपनी चलाएं और उस कंपनी में को चलाते हुए हम कुछ बिजनेस करें। इस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी लोग जुड़ते हैं साथ में उनको प्रमोटर बोलते हैं, और वो प्रमोटर कुछ कैपिटल उसके अंदर लगाते हैं। उन कैपिटल को हम बोलते हैं कि शेयर्स वो लेते हैं। जो इतना पैसा वो लगाएंगे उसके हिसाब उसको उस शेयर के बदले उस कंपनी की एक कैपिटल होती है। जैसे हमने कहा कि हम 5 लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं, तो उस कंपनी में बोला अच्छा सब लोग 1 लाख रुपए की कैपिटल होगी, सबने बोला 20-20 हजार रुपए हम देंगे, तो हर एक आदमी का जो शेयर है वो 20,000 रुपए का होगा, वो उसका कैपिटल हो गया, और कंपनी की कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए। तो वो जो पैसा इकट्ठा होगा उसको कंपनी के बिजनेस के लिए वो यूज किया जाएगा। चाहे तो वो इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इसमें लाखों रुपए हो सकते हैं, करोड़ों रुपए भी हो सकते हैं। वो फैक्ट्री में लगाएंगे, दुकान खरीदने में लगाएंगे, शोरूम बनाएंगे, या कुछ भी काम करेंगे। तो इस कैपिटल को वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट जो करेंगे उससे वो बिजनेस को यूज करेंगे। तो जितने ये लोग पैसे उसमें लगाएंगे, प्रमोटर्स हुए या बाद में शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। कंपनी ने अगर शुरू में सपोज 1 लाख रुपए लगाए कंपनी में इन 5 लोगों ने, और वो चाहें कि कुछ और भी लोग जुड़ जाएं और भी शेयर होल्डर बनाएं, तो कंपनी शेयर इशू करके और शेयर होल्डर बना सकती है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनको शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको हम मेंबर्स बोलते हैं, तो कंपनी के मेंबर्स हैं। ये जो एंटिटीज हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हैं, वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उससे गवर्न होती हैं। ये कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड हो सकती हैं और पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती हैं। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर उसमें रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम होती हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड जो है उसमें सरकार की तरफ से या लॉ की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं। इसलिए जैसे आप देखेंगे रिलायंस लिमिटेड है, या टाटा की कंपनियां, टाटा कैपिटल लिमिटेड है, या अपने आसपास भी देखेंगे नोएडा में अगर आप हैं या दिल्ली में या कहीं भी हैं, तो वहां पे कुछ कंपनियां होंगी जो बड़ी कंपनी हैं। तो नॉर्मली वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उसमें जो रेगुलेशन है या जो रूल्स फॉलो करने हैं वो काफी ज्यादा उनको करने पड़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो क्लोजली हेल्ड होती हैं, उसमें 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग हैं, उसके भी एक लिमिट है, उस पर नहीं जाते अभी। वो सब लोग उनका डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा क्लोजली हेल्ड होता है। इसको हम बोलते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन। ये भी, इसको भी पूरा राइट होता है, जैसे आपको और मेरे को प्रॉपर्टी खरीदने का राइट है, इसको भी कंपनी को भी एज एन इंडिविजुअल इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये भी एसेट अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, लोन भी अपने नाम पे ले सकते हैं कंपनी। इस कंपनी के जितने मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि पार्टनरशिप के अंदर तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ऐसी सोल प्रोप्राइटर की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पर इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो वहां तक लिमिट हो जाएगी जितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। सपोज जैसे मैंने पहले बोला 20,000 रुपए किसी ने लगाया उसमें, तो अगर कंपनी कल को लॉस में जाती है या वो बैठ जाती है या वो काम नहीं कर पाती और उसने कुछ मार्केट का उधार देना है, तो 20,000 रुपए जो मैंने लगा दिए, तो उससे ऊपर मेरे से कंपनी पैसे कोई मेरे से पैसे नहीं ले सकता। उसको हम बोलते हैं कि मेरी लायबिलिटी या कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है,
अनलिमिटेड नहीं है। ये कैसे बनती है? एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, उसके पास लोग जाके कुछ जमा कराते हैं डॉक्यूमेंट्स, अभी तो ऑनलाइन हो गया सब, उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद वो जब फॉर्मेलिटी, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, उसमें जिसके सिग्नेचर होने हैं, लॉयर के होने हैं, एडवोकेट के होने हैं या सीए के होने हैं, वो करते हैं, वो फिर डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देते हैं, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। तो जब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा रजिस्ट्रार, उस दिन से, उस टाइम से वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो इसके डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? शेयर होल्डर्स का तो प्रॉफिट, पार्टनर्स का प्रॉफिट तो मैंने जैसे बोला, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अगर डिविडेंड देना चाहे तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, वो डिविडेंड वो उसको मिलेगा शेयर होल्डर को। तो इसलिए अगर कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करता है कि हमको डिविडेंड नहीं देना, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देनी, तो कोई मेंबर उसको एनफोर्स नहीं कर सकता कि हमको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। मैंने जैसे बोला कि डिसीजन मेकिंग जो है, जैसे डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देना, इसमें मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है कंपनी का। शेयर होल्डर्स का डे टू डे मैनेजमेंट में कोई अख्तियार नहीं, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर सपोज करो 5 शेयर होल्डर हैं पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, तो वो 5 शेयर होल्डर उन 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप डिविडेंड दो या इस तरह से काम को करो। कुछ डिसीजंस वो दे सकते हैं, वो लॉ के हिसाब से है, पर जहां तक डे टू डे फंक्शनिंग की बात है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देगा। और इसमें आपको देखोगे बड़ी कंपनियां हैं तो उसमें मैनेजर्स भी होते हैं, और मैनेजर्स को भी पावर्स होती हैं कि वो किसको एम्प्लॉय करें, किसको नहीं करें, किसको कितनी सैलरी दें, कहाँ कहाँ पे बिजनेसेस करें। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होते हैं वैसे वैसे वो डिसीजन मेकिंग का लेवल जो है वो नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देता जाता है। तो इसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल दोनों डिस्टिंक्ट हो गए। जैसे हमने शुरू में देखा कि सोल प्रोप्राइटर में मैनेजमेंट और कंट्रोल एक ही आदमी का है, इसमें मैनेजमेंट तो होगी शेयर होल्डर की, पर कंट्रोल क्या, कंट्रोल जो है normally वो day to day control of the affairs of the company will remain with the board of directors. एक और एंटिटी कुछ साल पहले शुरू हुई, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे पार्टनरशिप होती है, ये भी पार्टनरशिप का ही एक स्ट्रक्चर है। और इसमें पर पार्टनरशिप के अंदर, जैसे मैंने बोला पहले 1932 के एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इनके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो जो जितना उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने एग्री किया हुआ है उसके बियॉन्ड उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं, उनके जो पर्सनल संपत्ति है, उसके ऊपर कुछ कोई भी उसका बाहर, जिसको अगर देनदारी है, उनको देना है किसी को पैसा, वो जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन एलएलपी के अंदर उन्होंने की है उसके बियॉन्ड वो कोई उससे उनसे पैसा पर्सनल एसेट से के थ्रू नहीं ले सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है एक एलएलपी में। इनके नाम के आगे आप देखेंगे एलएलपी लिखा होता है, जैसे रामलाल एंड कंपनी एलएलपी, तो इसमें एलएलपी लिखा होगा। प्राइवेट कंपनी, जैसे मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसमें लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या पब्लिक लिमिटेड है तो उसमें सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, पर इसके अंदर लिखा होगा एलएलपी, ये उसके नाम में लिखना जरूरी है, लॉ ऐसा बोलता है। ऐसे ही कंपनी के केस में भी नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखना जरूरी है। तो लिमिटेड का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि वो पब्लिक लिमिटेड है, करेक्ट। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि वो क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी है। एलएलपी जनरली प्रोफेशनल्स बनाते हैं, जैसे कि लॉ फर्म्स हो सकती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म्स होती हैं, आर्किटेक्ट्स होती हैं, कुछ और बिजनेसेस भी होते हैं। वो आजकल फैक्ट्री भी लग सकते हैं, उसमें कुछ मनाही नहीं है, पर नॉर्मली एलएलपीज जो है इस तरह के पार्टनर्स करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ उसका बैकग्राउंड है, उस पर हम नहीं जाते अभी। प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट उनको जो भी उनका आपस का एग्रीमेंट है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। ऐसे ही लॉसेस भी वो शेयर करेंगे। पर
इसका जो मैनेजमेंट है वो पार्टनर्स करते हैं, पर अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो नीचे मैनेजर रख के उनको भी कुछ कुछ डेलीगेट अथॉरिटीज कर सकते हैं, बट मेजरली जिसको मैनेजमेंट कहते हैं वो पार्टनर्स अपने आप से करते हैं। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर लॉसेस होते हैं तो इनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई आंच नहीं आती। एक और आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे कि वर्कर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, टेक्सटाइल में जो हैंडलूम की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, ये कुछ लोग मिलके 10 से हो या उससे अधिक लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बना सकते हैं। इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं, और हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे अपने नोएडा में अगर देखें तो मेरठ में होता है, दिल्ली में भी एक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ऐसे महाराष्ट्र वगैरह वगैरह सब जगह में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये अपने मेंबर्स की को ही सर्विसेज देते हैं, जैसे थ्रिफ्ट एंड ट्रेड सोसाइटीज होती हैं, जो लोग अपने मेंबर से पैसा लेके जमा करते हैं और जिस मेंबर को चाहिए उसको वो कुछ इंटरेस्ट के साथ में उधार पे दे देती है, तो इनको थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज बोलती हैं। ऐसे आप देखेंगे बहुत तरह की सोसाइटीज हैं। हैंडलूम सोसाइटीज में क्या होता है, जो बुनकर है, जो हैंडलूम का काम करते हैं, वो आपस में मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी उनसे वो माल लेके बुनकरों से आगे वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बेचती है, आगे दुकान लगा दी। या कभी आपने देखा होगा खादी ग्राम उद्योग कमीशन, जैसे आपने देखा होगा, सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेटिव में होती है। हालांकि खादी ग्राम उद्योग जो कमीशन है KWIC, वो एक डिफरेंट सेटअप है, बट मैं आपको एक सिर्फ सिमिलैरिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग इसमें भी डिविडेंड के तौर पे होता है, मेंबर्स को 1 शेयर 2 शेयर जो भी उनका आपस का कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट है उसके हिसाब से, बाईलॉज के हिसाब से वो लेना पड़ता है, और जो वो डिविडेंड है उसके वो डिविडेंड के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होती है, बड़ा मिनिमल सा होता है। प्राइमरीली कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था, वो जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग थे उनको ऑर्गेनाइज करके और एक थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से आपस में मेल जोल करके इस मूवमेंट को बनाया गया, पर वो अभी काफी थोड़ा सा नहीं चला, पर अभी दोबारा से रिवाइव होना। महाराष्ट्र वगैरह जो एरिया है वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। इनके मैनेजमेंट जो है, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफिस बेयरर्स होते हैं, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस तरह के लोग जो हैं वो इसके ऑफिस बेयरर्स होते हैं, वो लोग इसको मैनेज करते हैं। चलिए, वो पहले तो हमने बात की जो बिजनेस एंटिटीज थी। अब कुछ कुछ एंटिटीज होती हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती, वो सोशल वर्क के लिए होते हैं, ताकि समाज में कुछ अच्छा किया जा सके। जैसे मैंने बोला सक्षम रोजगार सोसाइटी है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये चाहती है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं, अपना पैरों पे खड़े हो जाएं, अच्छा रोजगार करें और अपने समाज में कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इस तरह की जो एंटिटीज हैं वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा बनारसी दास चैरिटेबल ट्रस्ट या XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कुछ सोसाइटीज भी होती हैं। इसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एक होता है, हर एक स्टेट में होता है, रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ऐसे एक रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज होता है। वो सोसाइटीज भी ऑर्गेनाइज तरीके से, पर होती वो भी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होती हैं। कंपनी में भी हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 8 है, उसके हिसाब से कंपनी फॉर्म के अंदर भी इस तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज हो सकती है। मैंने आपको बोला, मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, सपोज करो कल का आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या नौकरी देने के लिए जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए बात करने में। जब आप बात करेंगे एम्प्लॉयर से तो उसको लगेगा कि हाँ, ये जो बच्चा मेरे पास आया है काम के लिए, ये थोड़ा सा समझदार है, सीखना चाहता है वगैरह। क्लब्स हो सकते हैं, एसोसिएशंस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं। ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, ये अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज जो कंपनीज हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी समाज का काम कर सकती हैं, या सोसाइटी एट लार्ज सबके लिए काम कर सकती है, जैसे हमारी सक्षम करती है। इसमें टैक्स नहीं लगता, अगर वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स इनके ऊपर लगता नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। कंपनीज या फॉर दैट मैटर
पार्टनरशिप के जो एंटिटीज हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स बनाती हैं। ये जो एंटिटीज हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती हैं, पर बैलेंस शीट तो बनाती है। शेयरिंग ऑफ इनकम इसमें नहीं होती, क्योंकि इनकम जितनी भी है वो समाज के काम के लिए या मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज की जाती है, इसलिए इसमें प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं होती। लॉ भी इनको इस तरह से मना करता है कि आप शेयरिंग नहीं करेंगे। इसकी मैनेजमेंट गवर्निंग बोर्ड करती है। जैसे हमारी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं ज्योतिका जी, और इनके साथ कुछ मेरे जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो एक गवर्निंग बॉडी होती है, वो सब डिसीजन मेकिंग करती है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, वो गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है। चलिए अब हम आते हैं थोड़े से डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। अकाउंटिंग के क्या पिक्यूलियरिटीज हैं। मैंने बोला सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ पार्टनरशिप, ये सब बनाती हैं इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और बिजनेस और पर्सनल चीजें अलग अलग होती हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट क्या बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं और बैलेंस शीट बनाती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सबका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एक तरफ अब आगे जाएंगे तो देखेंगे, एक तरफ कहाँ से आय कहाँ से आई, और दूसरी तरफ में एक्सपेंडिचर की साइड होगी, वो खर्च कहाँ हुआ। ऐसी बैलेंस शीट बनेगी तो दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम बनेगी कि एसेट साइड होगी और एक लायबिलिटी साइड होगी। अकॉर्डिंगली जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो हर एक एंटिटीज पे सिमिलर तरीके से होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर कंपनी है तो उसको अलग तरह से जीएसटी देना पड़ेगा, सोल प्रोवाइडर को अलग तरह से देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको भी कुछ कुछ सिचुएशंस में जीएसटी देना पड़ सकता है। जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। तो नॉट इन किसी एंटिटी के फॉर्म को देख के जीएसटी नहीं लगेगा, ये हमको समझ लेना चाहिए। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर कुछ बेच रहा है और वो जीएसटी के दायरे में आता है, सपोज वो प्लास्टिक के आइटम बेच रहा है, और ऐसी एक कंपनी जो प्लास्टिक के आइटम बेच रही है तो वो भी जीएसटी के दायरे में आती हैं, तो दोनों को जीएसटी समान रेट पे, जो भी सरकार के जीएसटी रूल्स के हिसाब से समान तरीके से वो देना पड़ेगा। ऐसे ही सर्विसेज, एलएलपी अगर कोई सर्विस दे रही है, जैसे एक सीए फर्म है, वो एलएलपी के फॉर्म में काम कर रही है, और एक सोल प्रोप्राइटर सीए है, उन दोनों के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी का, जो लॉ एप्लीकेबल है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, उसमें हमको समझ लेना चाहिए, फर्क नहीं होगा दोनों के केस में। इनकम टैक्स में थोड़ा सा फर्क हो सकता है सोल प्रोवाइडर में, क्योंकि कुछ स्लैब्स होती हैं, उसको एक इंडिविजुअल का, जैसे मैंने एक दुकान लगाई तो मेरा जो टैक्स लगेगा, जो मेरे इंडिविजुअल हाथ में टैक्स होना चाहिए वैसे ही लगे, उसमें स्लैब्स होती है। मैं समझता हूँ आगे वाले किसी आपको चैप्टर में बता दिया जाएगा, नहीं तो किसी को अगर समझ ना हो तो बेशक बात करके, ऑफलाइन भी बात करके समझ सकता है। कंपनीज का इनकम टैक्स डिफरेंट होता है, ये हमको मानना चाहिए। रेट डिफरेंट होते हैं, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर वो थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, इतना हमको मानना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो, वो भी टैक्सेबल एंटिटीज होती हैं, पर कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स में कुछ कुछ छूट मिलती है, वो आज का विषय नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट मैंने बताया, अगर वो कुछ रूल्स फॉलो करती है तो उनको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। टीडीएस एक होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो कुछ कुछ पेमेंट्स में हर एक एंटिटी को कुछ कुछ कंडीशंस में वो सब टैक्स टीडीएस काटना पड़ता है जब वो पेमेंट करती है। जैसे किसी ने किसी से जॉब कराया, माल बनवाया, कपड़ा सिलने के लिए दिया, तो कुछ लिमिट के बाद में चाहे वो एक पार्टनरशिप है या कंपनी है, उसको किसी उस कंडीशन में पेमेंट करेगा। सपोज 100 रुपए का उसने बिल किया एक जॉब वर्कर ने मेरे को, जिससे मैंने कपड़ा सिलाई के लिए भेजा, तो अगर उसके ऊपर 2% का टैक्स रेट है तो 2 रुपए काट के वो जो एंटिटी के या कंपनी है वो 98 रुपए उसको पेमेंट करेगी, 2 रुपए वो टीडीएस सरकार के खाते में जमा कराएगी, जिसका वो क्लेम अपने टैक्स की रिटर्न में बाद में लेगा। तो उसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, आप आगे जाएंगे तो और समझ में आएगा। चलिए अब मेरा सब्जेक्ट का खत्म हो गया,
अब इसमें ये कुछ क्वेश्चन है। एक जगह लिखा पाते हैं बोर्ड पे रामलाल एंड सन्स, तो इससे हमको क्या पता लगता है कि ये क्या बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं? हो सकता है कर भी रहे हो, पर हो सकता है एक सोल प्रोप्राइटर ने, जैसे मेरा नाम अवनीश है तो मैंने एक दुकान खोली, उसका नाम मैंने लिख दिया अवनीश एंड सन्स, पर मैं अकेला उसका मालिक हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रामलाल एंड सन्स लिखा हुआ है तो वो सोल प्रोप्राइटर नहीं हो सकती। हो सकता है वो हो सकता है वो पार्टनरशिप भी हो सकता है वो एक HUF भी हो। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज थी वो इस फॉर्म में काम कर सकती हैं। तो इसलिए नाम के ऊपर आप मत जाइएगा, एंटिटी फर्क हो सकती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन फर्क हो सकता है, उसकी फॉर्म अलग हो सकती है, पर उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको समझ लेना चाहिए वो क्या है। दूसरी जगह पे लिखा है रामलाल एंड कंपनी, तो क्या वो कंपनी है? कंपनी का मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। हमको ये भी मान लेना चाहिए किसी ने लिखा रामलाल एंड कंपनी या अवनीश माट्रा एंड कंपनी, तो हो सकता है, लिख तो दिया कंपनी एंड कंपनी, पर हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटर मेरी हो, या हो सकता है वो मेरी और मेरे बेटे की एक पार्टनरशिप फर्म हो, या मेरे और मेरे एक मित्र की पार्टनरशिप फर्म हो। तो इसलिए नाम के ऊपर नहीं जाए, पर कंपनी जहां आएगा, मैंने जैसे पहले बोला, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो वो लिखेगा रामलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो वो लिखेगा रामलाल एंड कंपनी लिमिटेड। सो इसलिए कंपनी का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी है, ये हमको मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है जी, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मेरा अभी यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और वंदे मातरम। माता जी कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं? हैं? मैं देख चैट लेता बॉक्स हूँ। में कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ मैम। हाँ पूछे पूछे। तो सर यहाँ पे जय शर्मा पूछ रही है कि सर सोल प्रोप्राइटर प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है? सोल प्रोप्राइटर प्राइवेट सेक्टर में आता है। हम वापस चलते हैं उस स्लाइड पे। ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये स्लाइड देख पा रहे हैं ना? सर अभी तो विजुअल नहीं है स्लाइड। स्लाइड नहीं दिख रही? अब दिख रही है? नहीं। नो सर। सर आर यू शेयरिंग द स्क्रीन सर? मैं देख लेता हूँ। पहले दिख रही थी क्या स्लाइड? सर पहले भी नहीं दिख रही थी वैसे। अरे यार, आपने बोला क्यों नहीं मेरे को? आपको बोलना चाहिए था। मैंने जब शुरू में पूछा था आपने हाँ दिख रही है। हम बोलते ना बेटा। ये देखिए, कौन सा शेयर कर देंगे बच्चों को? कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिख रही है। अब दिख रही है। अब मेरे को बोलते, मैं तो सोच रहा था कि आप देख पा रहे हैं। मैंने शुरू में पूछा भी था, आपको रोक देना चाहिए था मेरे को। कोई बात। ओके सर। अभी ये कैसे जाएगी पीछे? चलिए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था पहले, उसके बाद में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, उन सबको जोड़ने का, उनको ऑर्गेनाइज करने को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी कि डिस्टिंक्ट ओनरशिप होती है, बिजनेस का काम अलग होता है, पर्सनल मेरे जो काम है वो अलग होंगे। बिजनेसेस लॉफुल हो सकते हैं, इलीगल बिजनेसेस नहीं हो सकते। गुड्स और सर्विसेज में डील करना हो सकता है, और कॉन्टिन्यूटी बिजनेस ऑपरेशंस में होनी चाहिए। साल दर साल काम होना चाहिए। वन टाइम का जो काम है उसको बिजनेस नहीं बोलते। और रिस्क होता है बिजनेसेस में, और लॉस भी होता है तो प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। इस स्लाइड में देखिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताया आपको, सोल प्रोप्राइटर होती हैं, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, HUF होती है। कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती है, मैंने बीच में आपको बताया था। इसलिए जो क्वेश्चन था कि सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाँ प्राइवेट ही होती है। सरकार की सोल प्रोप्राइटर कोई नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनीज सोल प्रोप्राइटर नहीं होती। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सोल प्रोप्राइटर की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सब बता दी, ये आप एक बारी पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली फिर मैंने पार्टनरशिप के बारे में सब बताया। ठीक,
उसके बाद में मैंने जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस के बारे में बताया, उसमें कर्ता बताया, लायबिलिटी अनलिमिटेड बताई, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये मैंने बताया, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में काफी डिस्कशन किया, कैसे बनती है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वगैरह वगैरह, ये मैंने आप सब उस टाइम बताया आपको। फिर लिमिटेड लायबिलिटी आपको बताई, उसमें होती पार्टनरशिप है पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने डिस्कशन में मैंने आपको बताया इसमें जो है वो जो शेयर छोटा शेयर होता है वो उसके ऊपर डिविडेंड सोसाइटीज देती है। फिर मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में जिक्र किया, और उसके बाद में मैंने अकाउंटिंग की क्या क्या पिक्युलरिटीज हैं, जीएसटी का क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, उसके बारे में मैंने चर्चा की। फिर मैंने ये रामलाल एंड सन्स और रामलाल एंड कंपनी के बारे में बताया। बस इतनी सी प्रेजेंटेशन मैंने की। ठीक, अभी और क्या क्वेश्चन है? चैट बॉक्स। सर मैं पूछता हूँ, पार्टनरशिप में मिक्स कितने मेंबर होने चाहिए? पार्टनरशिप में मिनिमम, देखिए पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा लोग हैं, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं कि कम से कम 2 मेंबर होने, 2 पार्टनर होने जरूरी है। मैक्सिमम की हम बात करें तो एक सेक्शन 11 हुआ करता था पुराने कंपनीज एक्ट में, उसमें 11 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए थे, 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, बैंकिंग में 11 होने चाहिए थे। अभी वो बढ़ा के 200 कर दिया गया, करेक्ट? तो इसलिए पार्टनरशिप में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ऐसा मेरे को लगता है। फिर भी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हमने देखी नहीं, होती भी नहीं है प्रैक्टिकली। 2, 4, 5 पार्टनर, 6 पार्टनर से ज्यादा हमने देखे नहीं, प्रैक्टिकली होते भी, क्योंकि उससे ज्यादा अगर पार्टनर होंगे तो आपस में झगड़ा ज्यादा होगा, डिसीजन मेकिंग होती नहीं। ये सर हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है सनी जी की तरफ से कि एज सोल पार्टनरशिप में रिटर्न डीड बनाना इंपॉर्टेंट होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मैंने बोला ना, डॉक्यूमेंट कोई होता ही नहीं है। आजकल बैंक वाले मांगते हैं कि कुछ रजिस्ट्रेशन दो, तो वो क्या करते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके हिसाब से वो बैंक में जाके खाता खोल लेते हैं। तो मैंने आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि आपको बताना चाहिए था, मैं एक एक लेके नहीं, मैं उसमें आप देखिएगा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, स्लाइड में देखेंगे उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नेहा अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहते हैं। सर वाई के बार कर्ता को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अच्छा, करता अच्छा एक एचयूएफ, बार। हाँ कोई बात नहीं, कोई ओके बात ओके ओके। नया एचयूएफ के अंदर एक कर्ता होता है, जो बिजनेसेस जॉइंट फैमिली के जो बिजनेसेस होते थे, उसमें जो परिवार का मुखिया होता था वो कर्ता कहलाता था। इसको इस तरह समझ लेते हैं। तो वो जो कर्ता है वो डिसीजन मेकिंग करता है। और क्या बेटा? ठीक, अभी हो गया? और किसी को क्वेश्चन पूछना है बच्चों? ठीक है, फिर इसी साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर थैंक यू बच्चों को वेरी मच। अटेंड करने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे बिजनेस नॉलेज को समझाने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू आवर प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ दिस मीटिंग। मैम। या अवनीश जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें समझाई। वो लग रहा था खुद ही जैसे हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अपनी 11th और 12th की क्लास मेरे को याद आ रही थी। और मुझे लगा कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा पूरा का पूरा सेशन। इतनी आसान भाषा में आपने पूरा निचोड़ बच्चों के साथ शेयर किया। बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं कि बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जो हमारे लिए एक हर्ष की बात है कि अभी तक हम यही सोचते हैं कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, हमारी नौकरी कैसे लगेगी। पर आज एकेडमिक क्वेश्चंस आए और उसको और बेहतर समझने के लिए जो प्रयास रहा हमारे लिए, इस प्रयास के लिए ये एक अच्छा अवसर है। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये टीम, सक्षम रोजगार सोसाइटी की टीम, जिसके अवनीश माटा जी एक अभिन्न अंग है, आगे इस युवा वर्ग की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। और इन बच्चों से सबसे बड़ा धन्यवाद इन सभी बच्चों का जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया
और कॉन्टिन्यूसली मैं देख रही हूँ कि जो 42 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया था वो कॉन्टिन्यूस एज इट इज उसको सुन रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं बना देता। एक बच्चों को बोलिएगा एज असाइनमेंट, इन केस दे कैन ड्रॉ ए टेबल जिसमें एक तरफ एंटिटी लिखेंगे ऊपर, जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनी, और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी मैनेजमेंट, उसकी 3-4 जो भी आइटम अगर हो तो मैं आपको भेज दूंगा एक बारी, मे बी विद इन टुमारो। तो आप एक बार इनको बोलेंगे बच्चों को, इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना के भर के भेज देंगे, तो कोई उसको देख लेगा तो उससे आइडिया हो जाएगा बच्चों को कितना समझ आया। बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया आपको अच्छे से ना? मैं तो बना के फिर भेज दूंगा, मैं आपको ना ईमेल कर दूंगा अभी, मे बी ये कल टेबल सुबह तक। बनेगी, टेबल सर भेज देंगे वो हाँ, कल मैं की। भेज दूंगा, थैंक मैं यू भेज सर। okay, thank you sir for joining ऑल द us बेस्ट and letting our students, and Thank you. thank you ma'am, and thank you all of you। और अब सभी से ओम दरख्वास्त जी, है कि बच्चों से यस मैम। ओम जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। यस हेलो। जो आज की क्लास थी वो बहुत ही बढ़िया थी, और हमारे सर सीए अमरीश माता सर जो थे, जिन्होंने क्लास के जो बच्चों को पढ़ाया, और बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल से सिंपल, मतलब आर्ट्स वालों को भी ऐसा लग रहा होगा कि उनको भी समझ में आ रहा होगा। इतना बढ़िया सर ने समझाया, और बच्चे इतने अच्छे से, मतलब सबने वो पूरा पार्टिसिपेशन रहा, किसी का एब्सेंट नहीं रहा, तो वो भी बहुत अच्छा रहा, और सबने बड़े अच्छे से, और क्लास ऐसा नहीं था उबाऊ था, ऐसा नहीं था। दैट अमेजिंग। थैंक यू सर। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट देन, ओके। गॉड ब्लेस ऑल, बाय और मैं बाय। बच्चों से अब कहूंगा कि अपने अटेंडेंस के लिए वो वही सेम तरीका जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, अपना नाम लिख के और अपने नंबर के 3 डिजिट्स डाल दे, ठीक है? अच्छा जी, गुड नाइट देन, बाय बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू बाय सर, बाय। गुड नाइट, नमस्ते सर। गुड नाइट सर, मैम। गुड नाइट सर, गुड नाइट। फिर वहां से हटाया जैसे कुत्ते को। क्या बात है, बहुत कम बच्चों की अटेंडेंस आई है। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? एक्सक्यूज अपने मी सर। अटेंडेंस चेक। हाँ जी बोलिए। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो क्या आप प्लीज मुझे ऐड कर सकते हैं ग्रुप में? अच्छा रिया, आप ऐड नहीं है ग्रुप में? नो सर। नंबर है मेरा आपके पास? नो सर, मैंने मैम को बोला था, बट शायद मैं ऐड नहीं हो पा रही हूँ ग्रुप में। क्या नाम है मैम का, बताना एक बार मुझे। रिया चोपड़ा। नहीं, आपकी मैम का क्या नाम है जिनको आपने बोला था? नेम तो नहीं पता सर मुझे उनका। तो रिया चोपड़ा, मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे टेस्ट कर दो एक बार, ठीक? ओके सर, तो ठीक। नंबर लिख लो मेरा आप। हाँ जी, आप बोलिए सर। 931 931 904 904 0 0 905। 90। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, अपने नाम के साथ। और कह ओके देना सर। कि मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर क्लासेस के लिए कर रही हूँ, ठीक? मैं समझ जाऊंगा। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर प्रेजेंट कैसे लगानी है, वो मींस नंबर क्या डाल रहे हैं, कुछ सब लास्ट में? अरे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, एक चैट लिखा होगा।
अगर आप देख पा रहे होंगे पार्टिसिपेंट के बगल में ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे? सर मोर पार्टिसिपेंट के साथ में मोर का ऑप्शन है उसके बाद।